Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Uh, Dear students, chapter number 20, nuclear physics में first जो topic था according to PMDC syllabus, तो that was composition of atomic nuclei. तो इससे पहले लेक्चर में वीडियो में we had discussed composition of atomic nuclei और फिर इससे related MCQs किए थे. This is the second topic. According to your syllabus, spontaneous and random nuclear decay. याद रखिए spontaneous लफ्ज़ का मतलब है खुद ब खुद, जिसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स की ज़रूरत ना हो. स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली. और रैंडम का मतलब है प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूं. देखिए, अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन विच सर्टन अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनका Z82 से ज्यादा हो. डेके, डेके लफ्ज़ का मतलब है डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेट लफ्ज़ का मतलब है डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना. इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेके. याद रखिए, ये यूनिवर्सल लॉ है कि ईच एंड एवरी बॉडी वांट्स स्टेबिलिटी. दिस इज अ नेचुरल लॉ कि ईच एंड एवरी बॉडी वांट्स स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड. आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि स्टेबिलिटी का मतलब है मिनिमम एनर्जी स्टेट. मिनिमम एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी. आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चले जाते हैं, एंड वी से द एटम इज एक्साइटेड. तो ईच एंड एवरी बॉडी वांट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन एनर्जी इज रिलीज. तो प्लीज रिमेंबर, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा हो. Z का मतलब है चार्ज नंबर. अगर 82 से ज्यादा है, 82 का मतलब है कि जिन एलिमेंट्स या एटम्स के न्यूक्लियाई में 82 से ज्यादा प्रोटॉन्स हों. तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है दैट इज आल्सो देयर. तो वो न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो, 82 से ज्यादा हो, तो याद रखिए दे आर अनस्टेबल. एंड फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस. इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिके. इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. यानी ऐसे न्यूक्लियाई मसलन यूरेनियम, पोलोनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, सीबोर्गियम, रदरफोर्डियम, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका Z नंबर 82 से ज्यादा हो, तो दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल. एंड फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन. इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, या इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिके. तो न्यूक्लियर डिके का क्या मतलब है? अ प्रोसेस of disintegration in which certain unstable nuclei, यानी सारे न्यूक्लियाई ना certain unstable. कौन से न्यूक्लियाई? जिनके न्यूक्लियाई में, ठीक है ना, 82 से ज्यादा प्रोटॉन्स हों. डेके यानी डिसइंटीग्रेट. in order, why they do disintegrate? In order to attain या get stability is called nuclear decay. न्यूक्लियर डिके स्पॉन्टेनियस भी पॉसिबल है और रैंडम भी पॉसिबल है. याद रखिए, रैंडम लफ्ज का ये मतलब है, लुक इट, इफ दिस इज फॉर एग्जांपल अ सैंपल, और इस सैंपल में देयर आर सो मेनी न्यूक्लियाई, सो मेनी न्यूक्लियाई आर देयर. मसलन ये है न्यूक्लियस ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, वगैरह वगैरह.
रैंडम डिके का ये मतलब है कि हमें ये पता नहीं है कि पहले न्यूक्लियस ए डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और फिर बी और फिर सी। हमें ये पता नहीं है कि पहले सी डिसइंटीग्रेट होगा फिर बी फिर ए। हमें ये पता नहीं है कि पहले डी डिसइंटीग्रेट होगा फिर सी फिर बी फिर ए। दिस इज कॉल्ड रैंडम डिसइंटीग्रेशन। देखिए दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब ये सैंपल है, तो इस सैंपल में जो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा तो वो पहले डिके करेगा और दूसरा बाद में, फिर इस तरह एनदर एनदर एनदर। इसे हम कहते हैं रैंडम डिके। रैंडम डिके मीन्स दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। अब हमें ये पता नहीं है कि पहले ए डिके करेगा या बी या सी या डी, तो इसे कहते हैं रैंडम डिके। लेकिन याद रखिए इस डेके के लिए, इस डिसइंटीग्रेशन के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। याद रखिए ये जो न्यूक्लियर डेके है, ये जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है, इट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, mass, वॉल्यूम, डेंसिटी, किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता। इज इट? इसी वजह से हम कहते हैं कि द सैंपल इज स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेटेड। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस किसी भी पैरामीटर पर ये डिपेंड नहीं करता। तो दिस प्रोसेस मीन्स न्यूक्लियर decay. इट इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। तो रैंडम का मतलब है कि विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी डिकेइंग, ये हमें पता नहीं है। दिस इज कॉल्ड रैंडम डिके। और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि इसके लिए किसी इंटरनल एजेंसी की जरूरत नहीं है, न प्रेशर, न टेम्परेचर, न डेंसिटी, न मेस। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी सैंपल का मेस ज्यादा है तो वो डिसइंटीग्रेट करेगा, मेस कम है तो ना। या वॉल्यूम ज्यादा है तो डिसइंटीग्रेट करेगा, वॉल्यूम कम है तो ना। टेम्परेचर ज्यादा है तो डिसइंटीग्रेट करेगा, टेम्परेचर कम है तो ना। So this disintegration, this nuclear disintegration, this nuclear decay, it doesn't depend upon any external parameter. इसी वजह से we say it is spontaneous. Spontaneous का मतलब है कि it cannot be speeded up or slowed down by any parameter, by change in the temperature, या by change in the pressure, या by change in the density, by change in the volume, by change in the mass वगैरह वगैरह। इसी वजह से spontaneous और random दे आर गोइंग साइड वाइज। यानी ये जो प्रोसेस है ये spontaneous है, लेकिन दिस इज ऑल्सो random, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कौन सा एटम या कौन सा न्यूक्लियस जो है वो डिके करेगा या डिसइंटीग्रेशन करेगा। अच्छा, स्पॉन्टेनियस और रैंडम डिके से रिलेटेड ये एक लॉ है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या इसे कहते हैं डिके लॉ। दिस लॉ स्टेट्स that the time rate of disintegration of a radioactive sample is directly proportional to the number of atoms present at any time t। ये लॉ हमें बता रहे कि एट एनी टाइम टी अगर किसी सैंपल में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा। ओके, याद रखिए इस इन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। डेल्टा का मतलब है चेंज इन द नंबर ऑफ एटम्स। आपको पता है अगर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल से अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं या बीटा निकल जाता है तो सैंपल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, कम हो जाता है। तो डेल्टा का मतलब है चेंज इन द नंबर ऑफ एटम्स, और इस नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स। तो माइनस डेल्टा इन का मतलब है डिसइंटीग्रेशन, यानी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स। और टाइम से डिवाइड करें तो इसे कहते हैं टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, डिसइंटीग्रेशन पर आर, डिसइंटीग्रेशन पर मंथ,
डिसइंटीग्रेशन पर ईयर, डिसइंटीग्रेशन पर सेंचुरी को हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये लॉ हमें बता रहे कि द टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर, it is directly proportional to the number of atoms present at any time t। अगर किसी सैंपल में एट एनी टाइम टी, मसलन आप कहते हैं 4 बजे या 5 बजे, किसी सैंपल में एट एनी टाइम टी नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा। क्या मतलब है इसका? यानी पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर ज्यादा एटम्स या ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। Removing, I'm giving you an example, don't worry. Removing this proportionality, I'll write a constant. Okay, this is lambda. So we are getting an equation. और याद रखिए here lambda is constant of proportionality and this is also called decay constant और या constant of disintegration। याद रखिए इस lambda का मतलब है माइनस डेल्टा n divided by delta t। what is this? rate of disintegration। अगर आप इसको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करें, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एटम्स इट डजंट मैटर, इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई इट डजंट मैटर बिकॉज एक एटम में एक न्यूक्लियस, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, 100 में 100 न्यूक्लियाई आर देयर। तो प्लीज रिमेंबर इस लेमडा का मतलब है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर एटम। अगर आप रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को नंबर ऑफ एटम से या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड करें तो एक न्यूक्लियस कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो जाता है? इसे कहते हैं लेमडा, डिके कांस्टेंट। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर एटम is called decay constant। rate of disintegration per nucleus is called decay constant। now look it, अब अगर किसी सैंपल का एक न्यूक्लियस जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो दो भी जल्दी से, तीन भी जल्दी से, चार भी जल्दी से, ठीक है। इसका मतलब है कि द सैंपल इज एक्टिव। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर इस लेमडा को आप देखें, अगर लेमडा ज्यादा है, लेमडा ज्यादा मीन्स यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर एटम ज्यादा है। तो अगर दो एटम्स हैं तो और ज्यादा, तीन एटम्स है और ज्यादा, चार एटम्स है और ज्यादा। तो इस लेमडा इन को वी कॉल एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी को वी कॉल एक्टिविटी। आई विल बी बैक टू दिस। इसको और इसको कहते हैं एक्टिविटी, क्योंकि लेमडा जितना ज्यादा है, लेमडा इन ज्यादा, लेमडा इन जितना ज्यादा है तो ये ज्यादा। तो अगर कोई सैंपल जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब है द सैंपल इज एक्टिव, इसकी एक्टिविटी ज्यादा है। तो एक्टिविटी का मतलब है लेमडा इन और एक्टिविटी का मतलब बी माइनस डेल्टा इन बाय डेल्टा टी है। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि which of the following gives us the activity of a radioactive sample, और मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है और ऑप्शन बी में ये लिखा है तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा तो देखिए इसका क्या मतलब है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of a radioactive sample is directly proportional to the number of atoms present at any time t। look at the logic। for example अगर ये हमारे पास एक सैंपल है, let this is sample A और इसमें suppose there are 20,000 atoms। याद रखिए 20,000 atoms इतनी ज्यादा नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। और this is another sample, suppose this is sample B और इसमें है 5,000 एटम्स। अगर ये सैंपल और ये सैंपल दोनों का नेचर सेम है, इफ दे हैव गॉट द सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब है
कि अगर ये यूरेनियम है तो ये भी यूरेनियम, ये पोलोनियम ये भी पोलोनियम, ये नेपच्यूनियम ये भी नेपच्यूनियम, ये सीबोर्गियम तो ये भी, अगर ये रदरफोर्डियम है तो ये भी है। मतलब दे हैव गॉट द सेम नेचर। तो अगर सेम नेचर है तो दोनों की जो हाफ लाइफ है इट विल बी द सेम। मसलन अगर इसकी हाफ लाइफ 10 सेकंड है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, अगर 10 सेकंड गुजर जाते हैं तो इस सैंपल का हाफ चला जाता है और हाफ रह जाता है। अंडरस्टैंड? 10 सेकंड में ये सैंपल कितना रह जाएगा? 10,000 एटम्स रह जाएंगे और 10,000 एटम्स चले जाते हैं, यानी 10,000 एटम्स कितने टाइम में चले गए? 10 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने चले जाते हैं? हम 1000, ठीक है ना। 1000 एटम्स जो हैं वो पर सेकंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इस सैंपल का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है 1000 एटम्स पर सेकंड। अगर आप इधर देखिए, जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है तो 2500 चले जाते हैं, 2500 रह जाते हैं। 10 सेकंड में 2500 चले जाते हैं, 2500 रह जाते हैं। तो 2500 एटम्स कितने टाइम में चले जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं? 10 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने चले जाएंगे? 250 एटम्स पर सेकंड। अब आप लोग खुद समझने की कोशिश करें। इस सैंपल का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये है, यानी इस सैंपल से पर सेकंड हाउ मेनी एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड? 250। और इस सैंपल से हाउ मेनी एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड? 1000। इस सैंपल का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to the number of atoms present at any time t. At any time t यहाँ पर 20,000 एटम्स थे, तो इसका टाइम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कम है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम है। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। नाउ लुक इट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, ठीक है, चूंकि मेडिकल वालों की मैथमेटिक्स नहीं होती, इंटीग्रेशन सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में जब आप 2-3 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो कैलकुलेशन हम नहीं करते, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं यूजिंग कैलकुलस विजेट और इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विजेट। अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास n आ जाएगा इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लेमडा टी। याद रखिए, इन का मतलब है रिमेन इन नंबर ऑफ एटम्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। एन नॉट का मतलब है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ओरिजिनल इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे थे, यानी ए टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है टाइम कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है आपके एक्सपेरिमेंट का टाइम। मसलन आपके पास स्टॉप वॉच है और आप स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हैं, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, हाउ मेनी एटम्स वर प्रेजेंट? इसे हम कहते हैं एन नॉट। एन नॉट का मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट टी इज इक्वल टू जीरो। इनका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। ई का मतलब है एवलर नंबर, या इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और इसका वैल्यू है 2.718। लेमडा मींस डिके कांस्टेंट, टी का मतलब है एनी टाइम। याद रखिए, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये जो n है, नंबर ऑफ एटम्स है, प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, दे आर डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, n is equal to n नॉट एंड दिस इज e पावर, ये माइनस लेमडा t नीचे आ जाए तो इट विल बिकम प्लस। तो आप लोग देखें,
अगर आप यहाँ पर t की जगह 0 पुट करें तो 0 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा 0, e पावर 0 मीन्स 1, n नॉट बाय 1 मीन्स n नॉट, तो t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n नॉट, यानी इक्वेशन सही है। लेकिन अगर आप इधर सपोज 8 सेकंड पुट करें तो ये पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर 2 सेकंड 3 सेकंड, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पावर बढ़ जाती है। अगर पावर बढ़ जाती है तो ये नंबर, दिस इज अ नंबर, ये क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर ये क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये कम हो जाता है, तो इन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। So this negative sign shows that number of atoms with the passage of atom decreases. ठीक है? So this is the mathematical form of the law of radioactive disintegration. अच्छा देखिए, एक्टिविटी का क्या मतलब है, अभी हमने डिस्कस भी किया। एक्टिविटी मीन्स इन इक्वेशन नंबर 2 ये माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को वी कॉल is called activity. Activity is defined as the number of disintegrations per unit time. Number of disintegration per unit time. अगर कोई सैंपल है और उसमें पर सेकंड ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, ज्यादा न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है द सैंपल इज एक्टिव एंड वी से वी कॉल दिस एक्टिविटी. Activity is defined as the number of disintegrations per unit time या the number of unstable radioactive atomic nuclei that decay per unit time. यानी per unit time का मतलब है एक सेकंड में, एक मिनट में, एक आवर में how many nuclei are decaying. अगर ज्यादा ज्यादा तो एक्टिविटी ज्यादा है, कम कम तो एक्टिविटी कम है. दिस वेरी सिंपल. इधर देखिए ये unit of activity. A common unit of activity is a cave ray. Cave ray is the name of a scientist. लेकिन आपको पता है जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम हो और आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो फिर द फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल. दिस इज चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर. डिनोटेड बाय सी आई. अब ये सिंबल है तो सी कैपिटल आई स्मॉल, which is defined as 3.70 10 is to power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. याद रखिए इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को वी कॉल 1 केव रे. देखिए अगर एक न्यूक्लियस से सपोज अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड 1 डिसइंटीग्रेशन. अब अगर दो तो 2 डिसइंटीग्रेशन, 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो 3. तो अगर 8 सेकंड में इतने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी 3.70 10 to power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को वी कॉल 1 केव रे. अच्छा, अब अगर किसी सैंपल का डिसइंटीग्रेशन जो है यानी एक्टिविटी जो है वो 3.70 10 to power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड से ज्यादा है तो इसका मतलब है इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, यानी फिर वो एक केवरे ना ज्यादा केवरे हैं. एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम. दिस इज अ स्टैंडर्ड. याद रखिए अगर आप 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम ले ले, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, तो 1 ग्राम ऑफ रेडियम, सॉरी दिस इज रेडियम. अगर आप 1 ग्राम रेडियम ले लें तो इससे 8 सेकंड में these much nuclei are going to be disintegrated. तो इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को वी कॉल 1 केव रे विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर रेडियम. यानी रेडियम को हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है और बाकी एलिमेंट्स या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के जो एक्टिविटी है वो इससे कंपेयर करते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज द बेकरल. बेकरल भी साइंटिस्ट का नाम है. आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो फिर द फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, एब्रीविएटेड एज BQ, बेकरल. एंड 1 बेकरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. याद रखिए 1 बेकरल का मतलब है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. ठीक है, 1 बेकरल इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड.
याद रखिए 1 केव रे बराबर है 3.70 10 डेकेज पर सेकंड। क्लियर? क्लियर? 1 केव रे बाय डेफिनेशन, क्लियर, इतने इसके बराबर है। और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को 1 बेकरल कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से 1 केव रे इज 3.70 10 becquerels. Okay, so this is the relation between केव रे एंड बेकरल। अच्छा देखें, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल का क्या मतलब। आज हम ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं एंड टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू द रिलेटेड एमसीक्यूज। देखिए हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल, हाफ लाइफ का क्या मतलब है, द टाइम टेकन बाय अ रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ए हमारे पास अगर ये एक सैंपल है, रेडियोएक्टिव सैंपल है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, जर्कोनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, इज इट, सीबोर्गियम है, रदरफोर्डियम है, जो भी है, दिस इज अ रेडियोएक्टिव सैंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देयर आर 50,000 एटम्स, 50,000 एटम्स इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो याद रखिए जब एक खास टाइम गुजर जाता है तो 25,000 एटम्स चले जाते हैं, और याद रखिए 25,000 एटम्स जो हैं वो रह जाते हैं, यानी 25,000 एटम्स रह जाते हैं और 25,000 एटम्स चले जाते हैं। जितने टाइम में 25,000 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और 25,000 रह जाते हैं, तो इस टाइम को वी कॉल हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब है द टाइम टेकन बाय अ रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। जितने टाइम में किसी सैंपल का हाफ चला जाता है और हाफ रह जाता है, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सैंपल। अच्छा एक बात आप याद रखें कि हाफ लाइफ किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, न प्रेशर, न टेम्परेचर, न एनवायरमेंट, न डेंसिटी, न वॉल्यूम, न मेस, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज इट इज अ प्योर न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। इट इज प्योरली अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन दैट पार्टिकुलर एलिमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन दैट पार्टिकुलर सैंपल। ये इस पर डिपेंड करती है कि ये सैंपल यूरेनियम का है, पोलोनियम का है, जर्कोनियम का है, नेपच्यूनियम का है, रेडियम का है, रेडान का है, थोरियम का है, वगैरह वगैरह। सैंपल पर डिपेंड करती है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो याद रखिए हाफ लाइफ इज अ प्योर न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड दिस इज एन एमसीक्यू। सही है। आ, अच्छा देखें, आ, इस कैलकुलेशन की तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन ठीक है, इस कैलकुलेशन की तरफ वापस मैं आ रहा हूं। अच्छा देखें, अगर आप लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डेके लेके ना, n इज इक्वल टू एन नॉट टी पावर माइनस लेमडा टी, आप इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ पुट करें तो n आ जाएगा, फिर सेकंड हाफ लाइफ पुट करें तो n आ जाएगा, फिर थर्ड हाफ लाइफ पुट करें एंड सो ऑन लाइक दिस। तो देखें हमारे पास इफ यू कंसिडर अ सैंपल ऑफ कोबाल्ट 60, याद रखिए कोबाल्ट 60 इज अ बीटा इमिटर, इट emits बीटा नेगेटिव। कोबाल्ट 60 इज बीटा इमिटर एंड दिस इज एन एमसीक्यू। ठीक है, मसलन अगर ये हमारे पास 10 ग्राम ऑफ कोबाल्ट 60 है, तो आप लोग देखें जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, क्लियर, तो हमारे पास 5 ग्राम कोबाल्ट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और 5 ग्राम रह जाता है। जब दूसरी हाफ लाइफ गुजर जाती है
तो 5 ग्राम में से 2.5 चला जाते हैं, 2.5 रह जाता है। जब तीसरी हाफ लाइफ गुजर जाती है, 2.5 को 2 से डिवाइड करो, 1.25 ग्राम, आपको बॉल 60 रह जाता है, 1.25 चला जाता है इन दिस हाफ लाइफ। और याद रखिए आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 1.25 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 0.625 ग्राम कोबाल्ट का रह जाता है और बाकी चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट हाफ लाइफ्स कि आफ्टर वन हाफ लाइफ ये हाफ रह जाता है, दूसरी हाफ की लाइफ के बाद फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। लोकेट, अब यहाँ पर हमने मेस कंसिडर नहीं किया है, इससे पहले ग्राफ में हमने मेस कंसिडर किया था। 10 ग्राम कोबाल्ट एक हाफ लाइफ के बाद 5 ग्राम, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 2.5 ग्राम, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1.25 ग्राम, चौथी हाफ लाइफ के बाद 0.625 ग्राम। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिस्कस लिए हैं। याद रखिए कोबाल्ट की जो हाफ लाइफ है ये है 5.27 ईयर्स और कोबाल्ट इज बीटा इमिटर। क्लियर, ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करता है। तो याद रखिए जब किसी न्यूक्लियस से बीटा नेगेटिव पार्टिकल चला जाता है तो चार्ज नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मेस नंबर डज नॉट इंक्रीज। आप इधर देखें, बीटा नेगेटिव का मेस नंबर 0 है, तो 60 प्लस 0 60, इधर भी 60 है, मेस नंबर इज कंजर्व, न्यूक्लियन नंबर इज कंजर्व। इधर है 28 माइनस 1 तो 27, इधर 27 है, द चार्ज नंबर इज कंजर्व एंड दिस इज अ गेम आरे विच इज इमिटेड। और याद रखिए गेम आरे का चार्ज नंबर 0 है, मेस नंबर इज ऑल्सो 0 बिकॉज दिस इज फोटोन, फोटोन का रेस्ट में 0 होता है। तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स लिए हैं। इधर देखें, ये नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं, अब मैं काउंट नहीं कर सकता, टाइम जाया हो रहा है, लेकिन जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है यानी 5.27 ईयर्स गुजर जाते हैं तो कोबाल्ट के इतने एटम्स रह जाते हैं। ये जो रेड एटम्स हैं, रेड, ये कोबाल्ट के रह जाते हैं। और ये जो आपको कौन सा कलर है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर जो है ये निकल शो कर रहा है। तो कोबाल्ट के इतने एटम्स रह जाते हैं। मसलन मैं थोड़ा सा काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर, तो 16 नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है कि जब एक और हाफ लाइफ यानी दूसरी हाफ लाइफ गुजर जाती है तो कितने रह जाते हैं, 16 में से कितने एटम रह जानी चाहिए, 8। ये 8 है, ये रेड आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब एक और हाफ लाइफ गुजर जाती है तो ये 8 एक 4 रह जाएंगे, और जब एक और हाफ लाइफ गुजर जाती है तो ये 4 है तो 2 रह जाएंगे, और जब एक और हाफ लाइफ गुजर जाती है तो एक एटम हमारे पास। अब देखिए कोबाल्ट का एक एटम रह जाते हैं और बाकी सारे एटम्स जो है वो निकल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय इमेट एंड बीटा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक बात आप याद रखें, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं कभी कभार, इस तरह लेकर वो होते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइव्स सैंपल का इतना रह जाता है, या आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइव्स टोटल टाइम कितना गुजर जाता है, या अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइव्स गिवन है और टोटल टाइम गिवन है, आप लोग हाफ लाइफ, ठीक है, टोटल टाइम गिवन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन है, आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, ये जरा नोट करें, हाफ लाइफ बराबर है टोटल नंबर ऑफ टाइम, सॉरी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। दिस इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम का ये मतलब है, अगर आप ये 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 सब ऐड करें तो टोटल टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करें तो बस ये आ जाएगा, हाफ लाइफ आ जाएगी। अगर आप टोटल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइव्स से डिवाइड करें तो हाफ लाइफ आ जाएगी।
और अगर आप टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगे। और याद रखिए, अगर आपको हाफ लाइफ और नंबर ऑफ हाफ लाइफ का पता है तो आप टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, बाय अप्लाइंग बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम तीन किस्म के एमसीक्यूज कर सकते हैं। ये गिवन है, ये गिवन है, यू कैन कैलकुलेट दिस। और अगर ये गिवन है, ये गिवन है, यू कैन कैलकुलेट दिस। क्लियर? और अगर ये और ये गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट द टोटल टाइम। अंडरस्टैंड? दिस इज another representation। अगर आप इस इक्वेशन में t की जगह 0 पुट करें तो यू आर गेटिंग n नॉट। क्लियर? अगर आप इधर t हाफ पुट करें तो आपके पास ये जो n है ये n नॉट बाई 2 रह जाएगा। यानी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इट बिकम्स n नॉट बाई 2, सेकंड हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 4, थर्ड के बाद n नॉट बाई 8, फोर्थ के बाद n नॉट बाई 16। इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। तो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाफ लाइफ्स। अब हम इसका वो याद रखिए, हाफ लाइफ और डेके कांस्टेंट को आपस में रिलेट करते हैं बाय डूइंग सम मैथमेटिक्स। इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लुक एट दिस इज द लॉ ऑफ रेडिविटिव डिसइंटीग्रेशन। क्लियर? इनका मतलब है प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, एवलर नंबर, lambda means decay constant, t means any time, and this negative sign shows that these number of atoms are decreasing with the passage of time। तो अगर आप ऐसा करें इक्वेशन 1 में इस t की जगह हाफ लाइफ पुट करें तो आपको पता है एक हाफ लाइफ के बाद ये सैंपल, ये नंबर ऑफ एटम्स कितने रह जाते हैं, n नॉट बाई 2। तो आप t की जगह t हाफ लेके n की जगह n नॉट बाई 2 इस इक्वेशन में लिखें। n की जगह लिखो n नॉट बाई 2, n नॉट e पावर माइनस लेमडा, और इस t की जगह मैंने लिखा t हाफ। क्लियर? ये n नॉट के साथ कैंसिल, तो इधर आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा t हाफ। अच्छा देखें, हाफ इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ। ये माइनस लेमडा टी हाफ अगर ये नीचे आ जाए, ये नेगेटिव अगर नीचे आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अब आप ऐसा करें, अप्लाइंग नेचुरल लॉग। याद रखें नेचुरल लॉग इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एन। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम, वी आर गोइंग टू अप्लाई द नेचुरल लॉगरिथम। तो एक हमारे पास एलओजी होता है, एलओजी का मतलब है इसे हम कॉमन लॉग कहते हैं या नेपेरियन लॉग, कॉमन लॉग कहते हैं। इसका बेस हमारे पास 10 है, और एक हमारे पास नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई। याद रखिए लॉग 10 1 के बराबर है, आपने मैट्रिक में पढ़ा है। इसी तरह लॉग ई सॉरी लॉग 10 टू द बेस 10 इज 1। इसी तरह log e टू द बेस e इज ऑल्सो 1 बाय कंपैरिजन। तो अगर आप ऐसा करें कि दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई करें। नेचुरल लॉग हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो रेडिवेटिविटी है इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, देयरफॉर वी आर गोइंग टू अप्लाई द नेचुरल लॉग। अब आप ऐसा करें, अप्लाइंग द रूल्स ऑफ लॉगरिथम वी हैव। लॉगरिथम का रूल ये है, इफ यू गो बैक टू योर मैट्रिक, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोग लेके लॉग ऑफ m पावर n, तो ये n इधर आ जाता है, ये n इधर आ जाएगा, और आप देखिए दिस इज लॉग n। यानी अगर आप m पावर 1 का लॉग कैलकुलेट करें या m का लॉग कैलकुलेट करें और n से मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो आप ऐसा करें, दोनों साइड्स पे हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया। अब ये पावर, ये जो पावर है ये इधर आ जाएगी। ठीक है, तो वो इधर आ गई। ठीक है, एंड दिस इज e टू द बेस e is 1।
लॉग ई, इधर जो बेस है वो ई है, वो हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, दिस इज 1। और कैलकुलेटर से 2 का नेचर लॉग कैलकुलेटर है तो 0.693, क्लियर। इसकी जगह अगर आप 1 लिखें तो लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू दिस, और अगर टी हाफ कैलकुलेट करें तो यू आर गेटिंग दिस। याद रखिए, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, और ये रिलेशन, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कांस्टेंट। याद रखिए, अगर किसी सैंपल का डीके कांस्टेंट ज्यादा है, किसी सैंपल का डीके कांस्टेंट ज्यादा, लेमडा अगर ज्यादा है, यानी सैंपल जल्दी जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ कम, यानी सैंपल का जो हाफ है वो कम टाइम में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो याद रखिए, लेमडा कम तो टी हाफ ज्यादा, लेमडा ज्यादा टी हाफ कम। दीज आर एमसीक्यूज। और याद रखिए, एमसीक्यूज में अगर आपको लेमडा गिवन है किसी सैंपल का, किसी एलिमेंट का, यू कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ, और अगर आपको हाफ लाइफ गिवन है यू कैन कैलकुलेट लेमडा। टी हाफ का यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में? सेकंड। लेमडा का यूनिट क्या होगा? 1/सेकंड। ठीक है, तो याद रखिए, इससे हम 2 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो है वो कर सकते। अच्छा, ये टेबल मैंने बनाई है, इन दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे एमसीक्यूज है। ओके, अगर आप n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, यानी लॉ ऑफ रेडिएटिव डिसइंटीग्रेशन में t की जगह 0 पुट करें तो n इज इक्वल टू एन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और डिसइंटीग्रेटेड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 0। अच्छा, ए t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू एन नॉट। एमसीक्यू नंबर 1, जब 8 हाफ लाइफ गुजर जाती है तो इस एन नॉट को 2 से डिवाइड करो, एन नॉट बाई 2 एटम्स रह जाते हैं, एन नॉट बाई 2 चले जाते हैं। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इसको 2 से डिवाइड करो, एन नॉट बाई 4 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 4 चले जाते हैं। वो एन नॉट बाई 4, वो एन नॉट बाई 4 अगर आप एन नॉट बाई 2 के साथ ऐड करें तो 2 हाफ लाइफ्स के बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने चले गए? इतने। आप इसे जरा देखें, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, जब 8 हाफ लाइफ गुजर जाती है तो एन नॉट बाई 2 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 2 चले जाते हैं। इसमें देयर इज नो कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जब दूसरी हाफ लाइफ गुजर जाती है तो इसका हाफ ले लो, इसका हाफ ले लो तो एन नॉट बाई 4 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 4 चले जाते हैं। ये एन नॉट बाई 4 एन नॉट बाई 2 के साथ ऐड करें तो 3 एन नॉट बाई 4 आ जाएगी, यानी 2 हाफ लाइफ्स के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स चले गए? 3 एन नॉट बाई 4। कितने रह गए? एन नॉट बाई 4। तो दिस इज वन एमसीक्यू, दिस इज अनदर। जब तीसरी हाफ लाइफ गुजर जाती है, इसको 2 से डिवाइड करो तो एन नॉट बाई 8 एटम्स, एन नॉट बाई 4 को 2 से डिवाइड करो, एन नॉट बाई 8 रह जाते हैं। एन नॉट बाई 8 थर्ड हाफ लाइफ में एन नॉट बाई 8 चले जाते हैं, वो इसके साथ ऐड करो तो 3 हाफ लाइफ के बाद 7 एन नॉट बाई 8 चले जाते हैं। 4 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 8 को 2 से डिवाइड करो तो एन नॉट बाई 16 रह जाते हैं, एन नॉट बाई 16 चले जाते हैं, इसके साथ ऐड करो तो 4 हाफ लाइफ के बाद 15 एन नॉट बाई 16 चले जाते हैं। अंडरस्टैंड? और फिफ्थ हाफ लाइफ में इसको 2 से डिवाइड करो तो एन नॉट बाई 16 को 2 से डिवाइड करो, एन नॉट बाई 32, एन नॉट बाई 32 चले जाते हैं, इसके साथ ऐड करो तो 5 हाफ लाइफ्स में these much number of atoms are disintegrated। एक मेथड ये है। दूसरा, अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रही तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। ए t is equal to 0 ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन नॉट है। फर्स्ट हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ में इतने एटम्स रह जाते हैं, ये तो समझ में आ जाती है, इतने एटम्स रह जाते हैं। इन नॉट से ये माइनस करो तो ये आ जाएंगे। दूसरे हाफ लाइफ में इसका हाफ ले लो, इन नॉट बाई 4 रह जाते हैं। इन नॉट से ये माइनस करो तो ये आ जाएंगे, इन नॉट से ये माइनस करो ये आ जाएंगे, इन नॉट से ये माइनस करो ये आ जाएंगे, इन नॉट से ये माइनस करो ये आ जाएंगे।
देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इन नॉट। अब 5 हाफ लाइफ के बाद इन नॉट बाई 32 रह जाते हैं, तो कितने चले गए टोटल से इन नॉट बाई 32 माइनस करो तो आपके पास जो चले गए हैं वो आ जाएंगे। मसलन देखें, आप इन नॉट से ये माइनस करें, इन नॉट टोटल से इन नॉट बाई 32 माइनस करें तो 32 इसका एलसीएम है, इधर आ जाएगा 32 इन नॉट, इधर आ जाएगा इन नॉट, 32 इन नॉट माइनस इन नॉट, ठीक है। तो दिस विल बिकम 31 इन नॉट डिवाइडेड बाई 32। तो याद रखिए फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद इतने एटम्स रह गए, मतलब 5 हाफ लाइफ में इतने चले गए। देखिए लाइक दिस। तो आसान मेथड ये है, टोटल से ये माइनस करो ये आ जाएंगे, टोटल से ये माइनस करो ये आ जाएंगे, टोटल से ये माइनस करो ये, टोटल से ये माइनस ये माइनस करो ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखें, ये एक और टेबल मैंने बनाई है, कभी कभार एमसीक्यूज परसेंटेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए 80 इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 100%। उधर हम कहते थे एन नॉट, तो एन नॉट का मतलब है 100%, यानी कोई एटम डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है तो 100% को 2 से डिवाइड करो, 50% रह जाते हैं, 50% चले जाएंगे। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो तो 25% रह जाते हैं, 25% चले जाते हैं, वो इसके साथ ऐड करो तो ये आ जाएंगे, यानी दो हाफ लाइफ के बाद 75% चले जाते हैं। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, 12.5% रह जाते हैं, 12.5 इसके साथ ऐड करो ये आ जाएंगे, वही मेथड है। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, 6.25% रह जाते हैं, 6.25 इसके साथ ऐड करो तो इतने चले गए, यानी 4 हाफ लाइफ के बाद इतने चले गए। फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, 3.125 रह जाता है, 3.125 इसके साथ ऐड करो तो आ जाए। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आसान तरीका ये है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी परसेंटेज कितना है 100%। तो आप देखिए फर्स्ट में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हाफ यानी 50% रह जाते हैं, 50% चले जाते हैं। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, 25% रह जाते हैं, कितने चले जाते हैं 100 से 25 माइनस करो, 75% चले जाते हैं। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ ले लो, 12.5% सैंपल रह जाता है, 100 से ये माइनस करो ये आ जाएगा। इसी तरह इसका हाफ ले लो तो ये आ जाएगा, 100 से ये माइनस करो ये आ जाएगा, इसका हाफ ले लो ये आ जाएगा, 100 से ये माइनस करो ये आ जाएगा। तो याद रखिए असल में ये 3 एमसीक्यूज हैं। देखिए ये 3 1, क्योंकि अगर ये परसेंटेज गिवन है, ये गिवन है, यू कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ गिवन है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं ये वाला तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये असल में 3 एमसीक्यूज हैं, तो 6 3 आर 18, ये 18 एमसीक्यूज है। तो कभी कभार परसेंटेज में एमसीक्यूज आ जाते हैं और कभी कभार जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, कभी कभार मेस में एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एग्जांपल है उसका इतना मेस है, इतना ग्राम है, इतना केजी है, और कहते हैं कि 4 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाता है या कितना चला जाता है, तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने वो टॉपिक्स पढ़े जो पीएमडीसी सिलेबस में मौजूद थे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू द रिलेटेड एमसीक्यूज, लेकिन आज आप जाकर घर जाकर इसको खूब पढ़ें, बार बार पढ़ो, बुक में भी पढ़ो, इसमें भी पढ़ो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और देन इंशाल्लाह वी विल डू द एमसीक्यूज। थैंक यू वेरी मच।